नमस्कार। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड हमारे भाग 1 दिनांक 6/10/2020 अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। जैसे हमने कल पढ़ा था कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे और बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्र पर शासन करते थे। पश्चिमी पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को सन 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और अगले टॉपिक में उरेयूर से तंजावुर तक जैसे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र यदि हम देखें तो सबसे पहला आता है चोल वंश सत्ता में कैसे आया और कावेरी डेल्टा में मुट्रिया नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महात्म थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसम सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, जिसने सन 985 में राजा बना। सन 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। एक जल सेना उसने बनाई और भव्य मंदिर और मूर्ति कला और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। वे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, मेहतर,
मेहतर, बावर्ची, पुरोहित, मालाका, बेहतर, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वो आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। उसके बाद आता है कृषि। कृषि एवं सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव है। मानचित्र में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। और एक चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती है, ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे। जैसे कई जंगलों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करनी जरूरी थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, ये तय करना है कि पानी का बंटवारे कैसा किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। जलद्वार प्रारंभिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है।